हेलो एवरीवन, तो हम बात कर रहे हैं तरंग प्रकाशिकी। देखिए, रे ऑप्टिक्स कंप्लीट होने के बाद हम बात करने वाले हैं किसकी, तरंग प्रकाशिकी की। और तरंग प्रकाशिकी का एक बेहतरीन लेक्चर आपके लिए, जिसके अंदर बहुत ही प्यारी प्यारी छोटे छोटे कॉन्सेप्ट बिल्कुल बेसिक से आपको सिखाए जाने हैं और सारी की सारी कहानी आपको क्लास के अंदर याद करवा दी जाएगी। बस आपको पिछले सालों के क्वेश्चन पेपर मिलाने हैं। आइए बात करते हैं तरंग प्रकाशिकी। तरंग प्रकाशिकी सर, क्वेश्चन कहां से पूछा जाएगा? मैंने कहा ध्यान से सुनिएगा, क्वेश्चन बड़ा आसान पूछा जाएगा तरंग प्रकाशिकी में। आपने जब तरंग को पढ़ा होगा, जब आपको सरल आवर्त गति और तरंग पढ़ाया होगा, तब आपको क्या तरंगों का अध्यारोपण भी बताया था? हाँ, जब तरंगों का अध्यारोपण, एक्चुअली ये चैप्टर स्टार्ट होता है तरंगों के अध्यारोपण से। तरंगों का व्यतिकरण हो गया, हाँ, वहां से स्टार्ट होगा ये चैप्टर। जब वहां से चैप्टर स्टार्ट होगा तो आपको बहुत सारी कहानियां पहले से ही आनी चाहिए। मैं बिल्कुल वहीं से उठाऊंगा इस चैप्टर को। और इस चैप्टर में क्वेश्चन कहां से पूछा जाएगा? मैंने कहा इस चैप्टर में क्वेश्चन पूछा जाता है बेटा कहां से? तरंग प्रकाशिकी के अंदर। तरंग प्रकाशिकी में क्वेश्चन पूछा जाता है बेटा प्रकाश के ध्रुवण से, हाँ सर, यंग के एकल स्लिट प्रयोग, द्विस्लिट प्रयोग से, और तरंगों का अध्यारोपण से। ये 3-4 टॉपिक कर लो, बस आपका चैप्टर एकदम टकाटक हो जाएगा, जोरदार। तो सबसे पहले बात करते हैं तरंगों का व्यतिकरण, या प्रकाश का व्यतिकरण बोल दो भाई। प्रकाश का व्यतिकरण, व्यतिकरण। और मैं क्या कह रहा हूं, जितनी भी कहानी मैं आपको सुनाने वाला हूं, अब जैसे मुझे आती है वैसे आपको याद होनी चाहिए। जैसे मुझे आती है ना, वैसे एग्जैक्टली आपको याद होनी चाहिए, टिप्स पे याद होनी चाहिए। और यार क्या याद होनी चाहिए? टिप्स पे। कैसे सर? मैंने कहा सुने, मान लो कि आपके पास प्रकाश के 2 स्रोत हैं, हाँ सर, एक ये हैं और एक ये है, S1 और S2 2 स्रोत हैं। अच्छा सर, एक प्रकाश की किरण यहाँ जाती है x1 दूरी पर और एक प्रकाश की किरण यहाँ से जाती है x2 दूरी पर। तो इस वाले बिंदु को जो परिणामी विस्थापन मिलेगा वो क्या मिलेगा? मैंने कहा y1 तो मिलेगा a1 sin ओमेगा t माइनस kx1, हाँ सर, और y2 मिलेगा सर a2 sin ओमेगा t माइनस kx2, हाँ सर। अब बात ये हुई, ये दोनों स्रोत कैसे हैं? मैंने कहा एक कला संबंध स्रोत है। कला संबंध और अकला संबंध 2 प्रकार के स्रोत होते हैं। एक होता है कला संबंध, एक होता है अकला संबंध। जब कला संबंध स्रोत होते हैं तभी व्यतिकरण होता है बेटा। क्या? कला संबंध। कला संबंध मतलब अगर मैं इनका कलांतर निकालूं डेल्टा फाई, तो देखो कलांतर दोनों के कोणों का अंतर निकाल दो तो ओमेगा टी से ओमेगा टी कट गया सर, ये आ गया kx2 माइनस x1। हाँ, तो ये तो है बेटा कलांतर। डेल्टा फाई बराबर के को लिखते थे 2 पाई बाई लेमड़ा, और ये हो गया सर डेल्टा एक्स। अरे हाँ कि ना? हाँ सर। तो ये कलांतर हो गया। कलांतर बराबर क्या? 2 पाई बाई लेमड़ा इंटू पथांतर। आप ये बात ध्यान रख सकते हो बच्चा, कलांतर बराबर 2 पाई बाई लेमड़ा इंटू पथांतर सर। अरे क्या है? पथांतर है सर। इतनी सारी बेहतरीन कहानियां आपको सिखाने के बाद क्या बात होगी? मैंने कहा ये बात अगर आपके समझ आई है, कलांतर बराबर 2 पाई बाई लेमड़ा इंटू पथांतर, ये तो पहले से ही याद होनी चाहिए, ये तो पहले से ही याद होनी चाहिए सर। अब एक्चुअल में क्या होता है कि ये व्यतिकरण 2 प्रकार का होता है। एक होता है संपोषी। क्या होता है बेटा? संपोषी। संपोषी व्यतिकरण क्या कहता है? संपोषी व्यतिकरण कहता है कि अगर मैं हूं तो वहां पे चमकीला बिंदु बनता है। क्या बनता है? चमकीला, यानी कि आयाम अधिकतम होता है, तीव्रता भी अधिकतम होती है बेटा। आयाम क्या होता है? अधिकतम है। आयाम का सूत्र क्या होगा ये तो बता दो सर, पहले वो चर्चा कर लेते हैं अपन। आयाम और तीव्रता का सूत्र क्या होगा? चलते हैं भाई, मुझे पता है आता होगा आपको, पर फिर मैं सिखाऊंगा। आयाम का सूत्र होगा सर a1 का स्क्वायर प्लस a2 का स्क्वायर प्लस 2a1 a2 कोस फाई। हाँ सर, आयाम का सूत्र ये हो जाएगा सर, ठीक है भाई। a1 का स्क्वायर प्लस a2 का स्क्वायर प्लस 2a1 a2 कोस फाई। और तीव्रता का सूत्र क्या होगा सर? मैंने कहा तीव्रता का सूत्र ये होता है I बराबर 2 पाई स्क्वायर एफ स्क्वायर ए स्क्वायर एफ स्क्वायर रो वी। क्या होता है? रो वी होता है सर। अरे आप तो ये भी याद मत रखो, मैंने कहा तीव्रता I बराबर के स्क्वायर होता है,
ऑल फ्रेंड गोइंग टू मूवी एक ट्रिक सिखाई थी आपसे को, वहीं से ये फॉर्मूला आता है। हाँ सर, जब ये मान इसमें रखते हो आप तो आपको तीव्रता का सूत्र ये मिलेगा बेटा √I1 प्लस √I2 प्लस 2 √I1 I2 cos phi सर। यस सर। और बातें करते हैं सर। मैंने कहा अगर हमसे कोई ये कह दे कि आयाम अधिकतम क्या होगा, वो भी सूत्र अपन निकाल लेते हैं। अधिकतम आयाम के लिए cos थीटा +1 हो जाएगा तो वो A1 + A2 सर। आयाम न्यूनतम क्या होगा सर, वो हो जाएगा सर A1 - A2। याद होना चाहिए। अधिकतम तीव्रता का सूत्र सर मैंने कहा √I1 प्लस √I2 का होल स्क्वायर। न्यूनतम तीव्रता का सूत्र सर मैंने कहा √I1 माइनस √I2 का होल स्क्वायर। और अगर I1 बराबर I2 बराबर I है, ध्यान से सुनिएगा, तो I नेट का फॉर्मूला बेटा 4I cos स्क्वायर π/2। याद रख लो तो कोई बुराई नहीं है। जितने भी फॉर्मूले मैंने यहां लिखे हैं जैसे मुझे आते हैं वैसे आपको याद होने चाहिए। अधिकतम तीव्रता सर ये कौन सी तरंग प्रकाश की चल रही है, मैंने कहा यही है बेटा। मैक्सिमम टाइम आपने देखा होगा तरंग प्रकाश के में एक क्वेश्चन बड़ा प्यारा पूछा गया, I मैक्स अपॉन I मिनिमम का रेशियो अनुपात पूछा गया। अधिकतम तीव्रता न्यूनतम तीव्रता का फॉर्मूला नहीं आएगा तो कैसे करेगा बाबू? हाँ कि ना? आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? आना चाहिए सर। अब इतनी सारी बातें मेरे बच्चों को आने के बाद हमने कहा कि व्यतिकरण 2 प्रकार का होता है। व्यतिकरण कितने प्रकार का होता है भाई? 2 प्रकार का होता है व्यतिकरण। व्यतिकरण 2 प्रकार का है सर। पहला है सर संपोषी। संपोषी के पास चलते हैं भाई। संपोषी व्यतिकरण। संपोषी व्यतिकरण कहता है कि यार आयाम अधिकतम A मैक्स होगा, तीव्रता भी अधिकतम होगी, ये भी अधिकतम होगी। तीव्रता और आयाम तभी अधिकतम हो सकते हैं जब सर cos phi बराबर +1 हो, यानी कि phi बराबर सर 2n पाई। यानी कि बेटा दूसरा पॉइंट आपको कलांतर की कहानी आनी चाहिए और n का मान 0 से लेकर 1 2 3 डैश डैश डैश, यानी कि डेल्टा फाई या जो भी कलांतर आप बोलते हो 0 2 पाई 4 पाई 6 पाई। ओहो ओहो। अच्छा सर कलांतर की बातें हो गई, मैंने कहा पथांतर की भी तो बात कर लो सर। मैंने कहा पथांतर देख बेटा, डेल्टा फाई बराबर 2 पाई बाई लैम्बडा इंटू 2n पाई, सॉरी डेल्टा एक्स ना, हाँ तो बेटा 2n पाई बराबर 2 पाई बाई लैम्बडा इंटू डेल्टा एक्स, तो डेल्टा एक्स आ गया बेटा n लैम्बडा। डेल्टा एक्स क्या आ गया? n लैम्बडा, और n की वैल्यू 0 से स्टार्ट हो गई तो 0 लैम्बडा 2 लैम्बडा 3 लैम्बडा डैश 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 n लैम्बडा। ये जो बातें हैं ये कमाल की हैं सर, ये बातें कमाल की हैं सर। कि क्या? मैंने कहा पथांतर संपोषी व्यतिकरण के लिए 0 लैम्बडा 2 लैम्बडा 3 लैम्बडा 4 लैम्बडा n लैम्बडा। पथांतर ये रहा। कलांतर 0 2 पाई 4 पाई 6 पाई 8 पाई 2n पाई। जैसे मुझे आता है वैसे याद कर लो बस, अभी कोई लॉजिक नहीं लगाना। जैसे मुझे याद है वैसे याद ही करना है, याद ही करना है। वैसे तो सब कुछ बताया जा रहा है कि कैसे क्या क्या चीजें आ रही है। अधिकतम तीव्रता का अधिकतम आयाम का सूत्र भी बताओ सर। मैंने कहा अभी तो लिखवाया था पर फिर भी A1 + A2। I मैक्स का सूत्र आ जाएगा बेटा √I1 प्लस √I2 का होल स्क्वायर है। ठीक है सर। और सर मैंने कहा I नेट का फॉर्मूला ये भी याद होना चाहिए 4I cos स्क्वायर π/2, और I मैक्स बताना है इस केस में तो ये 4I हो जाएगा अगर I1 बराबर I2 बराबर I है तो। अब आपसे कोई पूछ ले कि संपोषी व्यतिकरण की कहानी क्या सर? आयाम अधिकतम है, तीव्रता अधिकतम है सर, दोनों अधिकतम है। अधिकतम 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 A1 + A2 √I1 + I2 का होल स्क्वायर सर 0 2 पाई 4 पाई 6 पाई 8 पाई 2n पाई सर लैम्बडा 0 लैम्बडा 2 लैम्बडा 3 लैम्बडा 4 लैम्बडा 5 लैम्बडा n लैम्बडा। पथांतर कलांतर जैसे मुझे आते हैं वैसे आपको याद होने चाहिए। नहीं आया है? आया है सर। विनाशी व्यतिकरण की कहानी, विनाशी व्यतिकरण उल्टा कर दे बाबू। विनाशी
व्यतिकरण। चिंता क्यों करता है विनाशी व्यतिकरण? अरे सर बड़ा आसान है, ए न्यूनतम है, आई न्यूनतम है, ठीक है भाई, आई न्यूनतम ए न्यूनतम, तो ए मिनिमम का फॉर्मूला सर A1 माइनस A2, ओए होए 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 होए, स्टार स्टार सुपर स्टार बना देंगे बेटा, टेंशन क्यों लेता है, रूट I1 माइनस रूट I2 का होल स्क्वायर है। अच्छा सर, फिर मैंने कहा फिर करते हैं बात आगे 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 की बात करते हैं सर। मैंने कहा क्या, रूट I1 माइनस रूट I2 का होल स्क्वायर है। मैंने कहा हाँ, फिर क्या किया जाए सर? मैंने कहा देखो, ये न्यूनतम तब हो सकता है जब कोस फाई की वैल्यू -1 हो। अब एक बच्चा कहता है फाई बराबर क्या आएगा? मैंने कहा 2n माइनस 1 की 2n प्लस 1, नहीं आया पाई, 2n प्लस 1 पाई। सर 2n माइनस 1 भी तो लिख रहे थे आप। मैंने कहा वो भी होता है हाँ, पर हमारा n 0 से चलता है। n का मान कहां से चलता है? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, गिनती थोड़ी बोलनी है। तो सर फाई का मान आ जाएगा 0 नहीं सर, पाई, 3 पाई, 5 पाई, 7 पाई, टन 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 हो गया सर। सर पथांतर, मैंने कहा देखो, डेल्टा फाई बराबर 2 पाई बाई लैम्बडा और डेल्टा एक्स है। सर 2n प्लस 1 का पाई है, ये 2 पाई बाई लैम्बडा इंटू डेल्टा एक्स है। हाँ सर, तो डेल्टा एक्स 2n प्लस 1 लैम्बडा बाई 2, पथांतर आ गया है सर। तो मैंने कहा देखो, n की वैल्यू 0 से सर लैम्बडा बाई 2, 3 लैम्बडा बाई 2, 5 लैम्बडा बाई 2, डैश आया ही नहीं है, अरे चमका ही नहीं है। सुना है क्या? सुना है सर, सुना है सर, सुना है। अरे क्या बात है, क्या आपको इतनी सारी कहानी एक बेहतरीन तरीके से समझ आ गई है? ये बताओ पहले तो। अगर समझ आ गई हो तो फिर बढ़ेंगे आगे। ये कहानी तो सर पूरी हमें 11th में ही सिखा दी जाती है, जब तरंग सिखाया जाता है। आती थी सर पहले से ही। मैंने कहा फिर आपके लिए तरंग प्रकाशिकी कोई बहुत बड़ा चैप्टर नहीं, बड़ा आसान है। अच्छा सर, फिर क्या? मैंने कहा अब बात होगी कि यार क्या कहा इन्होंने किन्होंने? मैंने कहा एक स्रोत लिया गया, ठीक है भाई, प्रकाश स्रोत लिया गया। हाइगेन साहब का तरंगाग्र सिद्धांत सिखाता हूं, हाइगेन का तरंगाग्र सिद्धांत। ये क्या कहता है भाई हाइगेन साहब का तरंगाग्र सिद्धांत? कि एक स्रोत लिया गया, यहां से कितनी दूरी पर? x1 दूरी पर। अगर इसका समीकरण a साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स है, तो यहां पर कितना होगा? मैंने कहा a साइन ओमेगा टी माइनस के x1, तो यहां से इधर भी x1 दूरी पर वही होगा, यहां से इधर भी x1 दूरी पर वही होगा। हाँ, तो क्या इन सभी बिंदुओं का जो कलांतर है वो 0 है कि नहीं है? 0 है सर। या बोल सकते हैं कि जो इन सभी बिंदु क्या समान कला में है? ये समान कला में है सर, समान कला में है। हाँ सर, ये जो सभी बिंदु समान कला में हैं, हाँ, ये क्या बनाते हैं सर? ये गोलीय सतह बनाएंगे। क्या बनाएंगे? गोलीय सतह बनाएंगे सर। और इस गोलीय सतह को ही बोला तरंगाग्र। समान कला में, ध्यान से सुनना, समान कला में स्थित सभी बिंदुओं के द्वारा मिलकर बनाई गई सतह क्या कहलाता है? तरंगाग्र कहलाता है, कहलाती है। अच्छा सर, अगर मैं बिंदु स्रोत ले लूं, क्या ले लूं? बिंदु स्रोत, तो ये जो सतह बनेगी ये कैसी बनेगी? गोलीय सतह। नहीं आया है,
बिंदु स्रोत के लिए तरंगाग्र क्या बनेगा, गोलीय सतह बनेगी, ये और इसका प्रत्येक बिंदु किसकी भांति व्यवहार करता है, एक नए स्रोत की भांति अपनी छोटी छोटी तरंगिकाएं बनाता है। हाँ, फिर उन सबको मिलाकर एक और सतह बनती है, ये सब तरंगाग्र है बिंदु स्रोत के लिए, बिंदु स्रोत के लिए। अब आपसे कहूं कि ये प्रकाश स्रोत था, हाँ, तो प्रकाश कैसे जाएगा, ऐसे 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 सर। यानी कि जो तरंगाग्र है, तरंग के चलने की दिशा, तरंग के चलने की दिशा, किसकी दिशा, चलने की दिशा। देखना बेटा, तरंग के चलने की दिशा, किसकी दिशा, तरंग के चलने की दिशा। किधर, आगे के पीछे, आगे की तरफ, आगे की तरफ तरंगाग्र के लंबवत होती है, लंबवत होती है सर। तरंग के चलने की दिशा हमेशा आगे की तरफ तरंगाग्र के क्या होती हैं भाई, लंबवत होती हैं सर। अच्छा, और उस तरंगाग्र का प्रत्येक बिंदु एक नए स्रोत की भांति व्यवहार करता है। हाँ, जब हम एक तरंगाग्र से दूसरे तरंगाग्र में जाते हैं, जब तरंग एक तरंगाग्र से दूसरे तरंगाग्र में जाती है तो क्या नहीं बदलता, समय, समान समय लेती है वो। समय क्या रहता है, नियत रहता है। अब आप कहोगे कि ये क्या बात हुई सर, मैंने कहा बेटा ये बात है, इधर माध्यम भर दो, यहाँ माध्यम नहीं है, तो यहां से यहां जब जाएगा ना तो समय समान रहेगा। वेग बदल सकता है, तरंग दैर्घ्य बदल सकता है, पर समय क्या रहता है बेटा, नियत रहता है। ये बात ध्यान रखें, ठीक है सर। अब आगे बढ़ते हैं यार, तरंगाग्र। अब तरंगाग्र को बनाना भी बहुत बार पूछा गया कि यार ऐसे देखो, समविभव सतह पढ़ी होगी आपने, वैसा फील आ रहा होगा कि ऐसे प्रकाश की किरणें आ रही है, तरंगाग्र बताओ। तो हमने कहा ये तो एक सतह होगी, ये तरंगाग्र है भाई, ये दोनों क्या है, तरंगाग्र है सर। और मैंने कहा अगर ये दर्पण लेंस होता, प्रकाश की किरण ऐसे आती ऐसे जाती, तो सर यहां तो बनता ये और यहां बनता ये, आया ही नहीं है। ये तरंगाग्र है, यहाँ गोलीय सतह बनती और केंद्र क्या होता, ये होता, नहीं आया। क्या आप तरंगाग्र बना पाओगे, पक्का, सोच लो। बहुत सुंदर। तरंगाग्र बनाने के बाद हमने क्या कहा कि यार तरंगाग्र ठीक है, हमें बनाना आया, हमने चीजें सीखी, और हाइगेंस साहब ने ही जो प्रकाश के परावर्तन का नियम होता है, कोण आई बराबर कोण आर, और स्नेल का नियम n1 sin i बराबर n2 sin r, ये यहाँ से ही डिराइव करे जाते हैं, पर अपने जरूरत नहीं है, अपने को जरूरत नहीं है। हमें वो चीजें पढ़नी है जहां से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाए सर। मैंने कहा आते हैं फिर उस पर। यंग साहब का द्विस्लिट प्रयोग पे आ जाते हैं डायरेक्ट अपन। यंग का द्विस्लिट प्रयोग, क्योंकि यही आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला, और यहां से ही क्वेश्चन मैक्सिमम पूछा जाएगा बेटा। तो सबसे पहले तो ये बताएं कि सर एक प्यारा सा क्वेश्चन करा दो आप। मैंने कहा प्यारा सा क्वेश्चन क्या, कि जब भी व्यतिकरण होगा तो काले व चमकीले बिंदु बनेंगे सर। मैंने कहा हाँ, तो हमने स्लिट ले ली, ऐसे एक कार्डबोर्ड लिया, क्या लिया भाई, गत्ता लिया सर, और इस गत्ते से कितनी दूरी पर, d दूरी पर, ऐसे ध्यान से सुनना, कितनी दूरी पर, कैपिटल D दूरी पर। एक स्रोत S1 है, ये S2 है, हाँ, एक पर्दा रख दिया, पर्दा है पर्दा। अब एक स्रोत ये है, एक स्रोत ये है, इस स्रोत से यहां पर ये दूरी कितनी है बेटा, D, हाँ, कितनी है, D। अच्छा मैं आपसे एक बात कहूं,
कि कुछ डाटा वाटा दे दूं क्या यार? दे दो सर, क्वेश्चन बड़ा कमाल का कराता हूं। चलो देखो, कोई बात नहीं यार, होता है। ये एक स्रोत है S1 और ये एक स्रोत है सर H2 और ये इनके बीच की दूरी है 3.2 लैम्बडा। हाँ, तो पर्दे पर बनने वाले काले व चमकीले बिंदुओं की संख्या बता दो यार। अरे ये कैसा क्वेश्चन है सर? मैंने कहा है सर देखो ये बिंदु है, हाँ ये जितना चली इतना ही ये चली, तो यहाँ पे डेल्टा x 0, पथांतर 0, चमकीला बना सर। हाँ, अब अनंत लंबाई का पर्दा है, अगर ये प्लस अनंत है तो ये माइनस अनंत है, अनंत के लिए समांतर जाएगी किरणें ये भी। तो अगर ये x चली तो नीचे वाली कितना चलेगी? x प्लस 3.2 लैम्बडा, तो समांतर मिलेगी ना, तो समांतर के लिए यहाँ का पथांतर 3.2 लैम्बडा। अरे भाई बोलो, ये x चली तो ये 3.2 प्लस x चली तो x तो कट गया 3.2, ऐसे यहाँ नीचे भी माइनस 3.2। अब यहाँ पे 1 भी आया होगा, 2 भी आया होगा, 3 भी आया होगा, ऐसे नीचे 1 भी आया होगा, 2 भी आया होगा, 3 भी आया होगा। हाँ, चमकीला बिंदु बनता है सर पथांतर 0, 1 2 3 4 5। हाँ हाँ हाँ, तो चमकीले बिंदु 1 2 3 4 5 6 7। चमकीले कितने? चमकीला चमकीला है कितना? 3 3 6 1 7। काला कहाँ बनता है? 1/2, 3/2, अरे नहीं आया, λ/2, 3 λ/2, 5 λ/2, 1 2 3, यहाँ तो बनेगा नहीं, 3.2 है, इसे 1 2 3 6 है। मतलब सब जब प्रकाश यंग डबल स्लिट प्रयोग होगा तो पर्दे पर सर काला और चमकीला बिंदु बनेगा। मैंने कहा ये भी मुझे सिखाना था और कितने बनेंगे ये भी सिखाना था, ये इस बात पे निर्भर करेगा। ठीक है सर, अब क्या किया जाए सर? मैंने कहा कभी कभी मेरे दिल में ख्याल नहीं आता, पूछा जाता है क्या कि जो काले और चमकीले बिंदु बनेंगे ना कितनी दूरी पर बनेंगे यहाँ से, इस बात पे बड़ी चर्चा है। तो आओ भाई, डबल स्लिट प्रयोग, यंग द्वे छिद्र प्रयोग। ये क्या कहता है? मैंने कहा सुने, बस सुनना आपका अब काम होना चाहिए। हाँ सर, तो देखो भाई, हमने कहा बात ऐसी है कि क्या कि बात ऐसी है। कैसी बात है भाई? मैंने कहा दो स्रोत है हमारे पास, ये S1 है और ये H2 है। एक वर्णी प्रकाश स्रोत डाला है जिसमें एक ही तरह की तरंग दैर्ध्य होगी। ये कितनी दूरी पर? D पर। दो स्रोत बन गए, यहां से ये कैपिटल D पर भाई। यहां पर जो बना एक केंद्रीय चमकीली फ्रिंज है, केंद्रीय चमकीली। अब ध्यान से सीखना, कुछ कैलकुलेशन करा देता हूं फिर कहानी सीखेंगे। मैंने कहा एक तरंग यहां से गई, एक तरंग यहां से गई, बिंदु P। अब बिंदु P चमकीला होगा या काला, ये तो निर्भर करेगा बेटा किस पर? पथांतर पर। हाँ, तो सबसे पहले पथांतर निकालो सर। मैंने कहा डेल्टा x बराबर S2P माइनस S1P। ठीक है सर, अब आप S1P की कैलकुलेशन कैसे करोगे? मैंने कहा सुने, एक कहानी सिखाता हूं। हाँ सर सिखाओ। मैंने कहा अगर ये D बहुत छोटा हो, कैपिटल D बहुत बड़ा है किससे? छोटे D से, तो आपको एक किरणें कैसी जाती हुई नजर आएगी? D छोटा है तो समांतर। कैसी जाती हुई नजर आएगी बेटा? समांतर, ऐसे। ये देखो, नहीं आया? अरे सर, अरे 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 अरे, हाँ सर, ऐसे जाएगी समांतर। तो मैंने कहा ये बिंदु P है भाई, ये मैंने जूम करके बनाया, वो अलग बात है। ठीक है, हाँ सर। यहां से एक अभिलंब डाल दो भाई। क्या डाल दो? अभिलंब। तो अगर ये D है, जूम करके बनाने वाला हूं अभी थोड़ी देर में। हाँ, जूम करके बना रहा हूं। अब देखो, यहां से एक अभिलंब डाला आपने। हाँ सर, क्या डाला? अभिलंब डाला सर। तो यही तो डेल्टा x है, यही तो पथांतर हो जाएगा ना। हाँ, बाकी इसके बाद तो किरणें साथ साथ जा रही है ना, साथ साथ जा रही है सर। देखो देखो, और ये D था। हाँ, तो मैंने कहा एक बात बताओ, ये कोण थीटा, ये
तो ये भी थीटा है। हाँ सर, तो साइन थीटा बोलेंगे लंब बटे कर्ण है सर, तो डेल्टा एक्स बराबर डी साइन थीटा बेटा। यस सर, कितना? डी साइन थीटा। और सर ये वाई है, ये कैपिटल डी है, तो टेन थीटा बराबर वाई बाई कैपिटल डी। ध्यान दीजिएगा, यही दो फॉर्मूला है जिनसे खेला चलेगा अगर थीटा आपका छोटा नहीं है तो। किस केस में? मैंने कहा अगर आपको ऐसा लगता है कि डी बहुत छोटा है कैपिटल डी से, पर तो डेल्टा एक्स, पथांतर का सूत्र आएगा बेटा डी साइन थीटा, और टेन थीटा बराबर क्या? वाई बाई कैपिटल डी। हाँ, पर आपने मेरे से ये कहा कि सर इसका एक और केस होता है, एक और अजम्पशन लिया जाता है कि कब सर? मैंने कहा तरंग दैर्घ्य यार क्या होता है एक्चुअल में, तरंग दैर्घ्य एंगस्ट्रम में दे रखी होती है। हाँ, जैसे मेरे से कहे कि साइन थीटा हो गया बेटा डेल्टा एक्स बाई डी। अब मैं कहूं कि थीटा छोटा है, थीटा छोटा है। हाँ सर, थीटा छोटा कब होगा भाई? डी बहुत बड़ा होगा किससे? डेल्टा एक्स से। डी किससे बहुत बड़ा होगा? डेल्टा एक्स से बड़ा होगा सर। हाँ, तो साइन थीटा नियरली इक्वल टू टेन थीटा इक्वल टू थीटा, तो दोनों को बराबर कर देंगे तो y बाई कैपिटल डी बराबर डेल्टा एक्स बाई डी। और आपने जनरली यही पढ़ा होगा बड़ा डी अपॉन छोटा डी इंटू डेल्टा एक्स। ये केस बहुत ज्यादा काम आता है, ये वाला स्टार मार्क और ये वाला, इन दोनों पर ही मैक्सिमम क्वेश्चन पूछे जाते हैं पूरी की पूरी तरंग प्रकाशिकी के अंदर। क्या बात कर रहे हो सर? मैंने कहा मैक्सिमम क्वेश्चन ही यहां से पूछे गए भाई। कहां से पूछे गए? मैंने कहा यहां से अधिकतम क्वेश्चन। अच्छा सर, बात तो समझ में आ गई कि वाई बिंदु की लोकेशन क्या होगी, उस बिंदु की वाई क्या है? केंद्रीय फ्रिंज से दूरी है। केंद्रीय फ्रिंज से क्या है? दूरी है सर। ये देखो ना यार, केंद्रीय फ्रिंज से दूरी है ना। हाँ, अब ये जो केंद्रीय फ्रिंज से दूरी है, हाँ केंद्रीय फ्रिंज से ही दूरी है सर। अब जो ये केंद्रीय फ्रिंज से दूरी है ना सर, मैंने कहा हाँ ये तो निकाल ली सर, पर ये जो बिंदु है ये चमकीला बनेगा कि काला बनेगा? मैंने कहा अगर बिंदु P चमकीला है, कैसा है? चमकीला है, तो बेटा y बराबर बड़ा D अपॉन छोटा डी, और डेल्टा एक्स क्या होना चाहिए? n लैम्बडा। अरे वाह सर। और बिंदु P अगर काला है, बिंदु P काला है, तो y बराबर बड़ा D अपॉन छोटा डी इंटू 2n+1 बाई 2, और ये लैम्बडा। अब हम एक चार्ट पढ़ने वाले हैं, चिंता ना करें। क्या पढ़ने वाले हैं बेटा? एक चार्ट बनाएंगे यहाँ पर बेहतरीन तरीके से। भाई आ गया ना, ये देखो भरा भरा दिख जाएगा तुम्हें, कोई बात नहीं बेटा। ये लो, ये लो, ये आ गया y, ये बड़ा D, ये S1 S2, ये छोटा d। ठीक है सर, एक बेहतरीन चार्ट बनाते हैं और उस चार्ट से आपके सारे डाउट क्लियर हो जाने हैं। क्या बात कर रहे हो? मैंने कहा हाँ, सारे क्वेश्चन ही यही बना दूंगा मैं उस चार्ट में ही। क्या बात कर रहे हो सर? मैंने कहा हाँ। देखिए सुनिएगा, ये कौन है? मैंने कहा ये रेखा है, रेखा रेखा रेखा, वही है ये। क्या बात है? मैंने कहा ये सी तो बातें हैं जो मैं करता हूं। ठीक है, अरे भाई ठीक है सर। अरे अरे लो भाई, अब ये S1 स्रोत था, ये S2 स्रोत था। सबसे पहले बात करते हैं सर हम डेल्टा एक्स की। ऊपर भी और नीचे सेम कहानी चलेगी सर। डेल्टा एक्स सर लैम्बडा बाई 2, फिर लैम्बडा, फिर 3 लैम्बडा बाई 2, फिर 2 लैम्बडा। क्या समझ आया बेटा? कि पहले बनेगा काला,
फिर बनेगा चमकीला। ओहो, अच्छा ऐसे नीचे भी λ/2, 3 λ/2, मतलब जो केंद्रीय चमकीला फ्रिंज है उसकी चौड़ाई ये है। हाँ, तो y की अगर मैं बात करूं तो ये y हो जाएगा कितना, λ/2 कैपिटल D अपॉन छोटा d, और इधर भी λ/2 कैपिटल D अपॉन छोटा d। तो बेटा इस वाली चौड़ाई को बोलते हैं बीटा, केंद्रीय चमकीली फ्रिंज की चौड़ाई, और ये हो जाएगी, दोनों को जोड़ेगा। ये केंद्रीय चमकीली फ्रिंज की चौड़ाई है, ध्यान रखिएगा। किसकी चौड़ाई है? केंद्रीय चमकीली फ्रिंज की। सर पथांतर पे खेला खेलते हैं, मैंने कहा डेल्टा फाई। बेटा यहाँ पे अरे बोलो, पाई सर, 2 पाई सर, 3 पाई सर, 4 पाई सर। अरे क्या बात है। सेम नीचे बेटा तीव्रता पे खेला खेलते हैं, दोनों आई तीव्रता के हैं। हाँ सर, तो आई नेट बोलें 0, 4i 0, 4i। और बताओ और क्या छूट गया? अब सब तो हो गया सर, नहीं आया? आया क्या? पथांतर कलांतर सब आता है सर। पथांतर आता है, कलांतर आता है, चमकीला कहाँ बनेगा, काला कहाँ बनेगा, सब आ गया सर। हो, अब क्या किया जाए सर? मैंने कहा देखो, अगर मैं आपसे कहूं कि केंद्रीय फ्रिंज की कोणीय चौड़ाई, केंद्रीय फ्रिंज की कोणीय चौड़ाई, तो ये आ जाएगा बेटा थीटा। क्या आ जाएगा? ये थीटा, ये कोणीय चौड़ाई। कोण बराबर होता है सर चाप इंटू चाप अपॉन त्रिज्या। तो कोणीय फ्रिंज की चौड़ाई W ओमेगा थीटा, अरे ऐसे ही बोल दो सर, कोणीय चौड़ाई थीटा सर बीटा बाई कैपिटल डी, बीटा बाई कैपिटल डी सर, पूरी होती है ना ये। हाँ, तो सर थीटा बराबर लैम्बडा बाई छोटा डी, ये कोणीय चौड़ाई है। कौन सी चौड़ाई है? कोणीय चौड़ाई है सर। ये कौन सी चौड़ाई है? कोणीय चौड़ाई है। अब सब तो बता दिया यार अब। अरे हाँ कि ना? हाँ सर। अब केंद्रीय चमकीली फ्रिंज पर माध्यम का क्या प्रभाव पड़ेगा? केंद्रीय फ्रिंज की चौड़ाई पर माध्यम का प्रभाव, माध्यम का प्रभाव सर, मैंने कहा बीटा होता था लैम्बडा कैपिटल डी अपॉन छोटा डी। हाँ, अब अगर माध्यम में डाल दो तो बीटा डेस, तो ये लैम्बडा डेस कैपिटल डी अपॉन छोटा डी। हम जानते हैं लैम्बडा 1 अपॉन लैम्बडा 2 बराबर μ2 बाई μ1। ये तो लैम्बडा है सर, ये लैम्बडा डेस हो गया, μ2 μ हो गया और ये 1 हो गया, तो लैम्बडा डेस बराबर लैम्बडा बाई μ। तो माध्यम में सर आ गया सर, देखो लैम्बडा कैपिटल डी अपॉन म्यू छोटा डी। घट जाती हैं, क्या होती हैं? घट जाती हैं सर। केंद्रीय फ्रिंज की चौड़ाई आपसे ये कह दे कि एक माध्यम है जिसका अपवर्तनांक कितना है, वहां पर बताओ इस प्रयोग को किया जाए, केंद्रीय फ्रिंज की चौड़ाई पे क्या प्रभाव पड़ेगा? अरे घट जाएगी भाई, क्या होगा? घट जाएगी। ठीक है, घट जाएगी तो घट जाने दो सर, उसमें क्या है, घट गई सर। माध्यम का प्रभाव भी हमने देखा, जाना और बेहतरीन बातें हमने सीख ली। अब बात होगी सर प्रकाश का विवर्तन। प्रकाश का विवर्तन, देखो भाई प्रकाश का विवर्तन क्या है? विवर्तन, पहली बात विवर्तन कौन बताएगा? व्यतिकरण तो सभी को आता है, विवर्तन कौन बताएगा? सर प्रकाश का विवर्तन ये बात का एहसास कराता है कि जब भी प्रकाश किसी अवरोधक से टकराता है तो वो छायांकित भाग की तरफ झुक जाता है। क्या होता है? झुक जाता है। मान लो कि यार ये अवरोधक है, प्रकाश आया, इससे टकरा है तो ये इधर झुक जाएगा, इसकी छाया बनेगी ना इधर। हाँ, प्रकाश मान लो कि यहां से निकल रहा था, ऐसे आया, इधर झुक जाएगा, ऐसे आएगा, इधर झुक जाएगा। ये प्रकाश का विवर्तन कहलाता है। क्या कहलाता है? प्रकाश का विवर्तन। जब प्रकाश नहीं, प्रकाश की किरण, जब प्रकाश, ठीक है एक बात है, प्रकाश
किसी अवरोधक से टकराता है, किसी अवरोधक से टकराता है, अवरोधक से टकराता है तो छायांकित भाग की तरफ, तो छायांकित भाग की तरफ झुक जाता है। इसे ही प्रकाश का विवर्तन कहते हैं। अब बेटा ये जो टकराहट मतलब जब ये टकराया तो टकराने की वजह से एक एक्स्ट्रा पथांतर जनरेट हो जाता है λ/2 का और पाई का कलांतर। टकराने की वजह से प्लस पाई का कलांतर तो λ/2 का पथांतर आ जाता है, पथांतर। मतलब जो पहले पथांतर λ/2 था वो लैम्बडा हो गया और जो लैम्बडा था वो 3 λ/2 हो गया। हाँ सर, नहीं समझ आया? इस अवरोधक की वजह से जब टकरा कर निकला ना तो पथांतर कितने से चेंज हुआ, याद रखना है, λ/2 से। तो जहां बनते थे मैक्सिमा, जहां बनता था काला वहां बन गया चमकीला और जहां बनता था चमकीला वहां बन गया काला। नहीं आया भाई? प्लस λ/2 का पथांतर और ऐड कर दो λ/2 में तो वहां तो लैम्बडा आ गया सर। तो लैम्बडा तो काले के लिए होता है कि चमकीले के लिए? चमकीले के लिए। पर था λ/2, उसमें λ/2 और ऐड हो गया तो वो चमकीला बन गया। और जो लैम्बडा था उसमें λ/2 ऐड होते तो 3 λ/2 हो गया तो काला बन गया सर। मैंने कहा हो गया, फिर क्या है? एकल स्लिट प्रयोग किया यंग साहब ने, एकल स्लिट प्रयोग। डरना नहीं है, बड़ा आसान था। एक स्लिट, थोड़ा चौड़ा बनाता हूं। जो स्लिट की चौड़ाई बेटा ए है, हाँ ये पर्दा है, यही कैपिटल डी दूरी पर, यहां पर तो केंद्रीय चमकीली फ्रिंजी बनेगी, केंद्रीय चमकीली। हाँ सर, और ये वही बिंदु, ये y, तो y की कैलकुलेशन अभी भी वही है, बड़ा D अपॉन छोटे d की जगह a और ये डेल्टा x पर λ/2 का पाथ डिफरेंस आया। हाँ सर, तो अब क्या करें सर? मैंने कहा देखो, सुने मेरी बात को बिल्कुल ध्यान से। चमकीले के लिए चमकीला y चमकीला, काले का पथांतर आ जाएगा यार, बड़ा D अपॉन छोटा d, 2n+1/2 इंटू लैम्बडा। पर n बराबर 1 रखना है, 1 से स्टार्ट होगा, 2 3 4 डैश डैश डैश। हाँ सर, क्योंकि लैम्बडा में λ/2 जोड़ेगा तो 3 λ/2 तभी आएगा जब n1 रखेगा। हाँ, चमकीले का ये हो गया। और सर y काला, काले में बेटा y काला, काला है, काला है, बड़ा d की जगह छोटे d की जगह a कर दे भाई। और सर ये n लैम्बडा, और n का मान 1 से, कहाँ से? 1 से। पहला काला कहाँ बनेगा? लैम्बडा पे। फिर भी नहीं आया तो देख बेटा, काले पीले का सबका खेल खेल लेंगे अभी। देखो देखो सर, मैंने कहा ये ओके, आओ डेल्टा एक्स। सर पहला काला कहाँ बना? पहला काला बना सर 3 λ/2 पर। अच्छा, पहला, अरे सर क्या बात कर दी, पहला काला तो सर लैम्बडा पर बना, वहां तो चमकीला बना है। सुनना ध्यान से, उल्टा कर रहे हैं भाई। पहला काला बना सर लैम्बडा पर, ये काला है, हाँ ये चमकीला है सर 3 λ/2 पर। अरे क्या बात है, ऐसे ही नीचे खेला खेलते रहें बस। ओके सर, तो सर देखो, सर देखो, ये तो केंद्रीय फ्रिंज की चौड़ाई, कोणीय चौड़ाई थीटा, ये आ जाएगा सर बीटा, बीटा बाई कैपिटल डी। पर बीटा तो निकाल दो सर। मैंने कहा बीटा का क्या है?
बड़ा डी अपॉन ए लैम्बडा, बड़ा डी अपॉन ए लैम्बडा। ओहो, सब बोलेंगे भाई सर 2 बड़ा डी अपॉन ए इंटू लैम्बडा। ओहो, यहां पर रख दो सर 2 लैम्बडा बाई ए है, 2 लैम्बडा बाई ए है। नहीं आया, आया है, आया है सर, अब क्या ही कहूं तो अच्छा है। समझ आ रहा है? हाँ सर। सर एक और चीज होती थी, मैंने कहा क्या? पहले वो चीजें पढ़ते हैं जो हमारे बहुत बेहतरीन और काम की हैं। जी सर। मैंने कहा प्रकाश का ध्रुवण होता है। हाँ सर। प्रकाश का विवर्तन हो गया। और क्या था सर? मैंने कहा एक और था ना, मेलस का नियम, ध्रुवित प्रकाश, अध्रुवित प्रकाश, मेलस का नियम, वहां से क्वेश्चन आता है। तो अगला टॉपिक वही है बेटा, प्रकाश का ध्रुवण। ये प्रकाश का ध्रुवण क्या होता है? प्रकाश का ध्रुवण एक्चुअली क्या होता है कि 2 तरह के प्रकाश होते हैं। एक अध्रुवित प्रकाश होता है, अध्रुवित प्रकाश, अध्रुवित प्रकाश। क्या बात है सर, बना भी दिया। हाँ, ऐसे प्रकाश जिसके कण सभी दिशाओं में कंपन कर सकते हैं, एक्स में, वाई में, जेड में, सभी में, पॉसिबल डायरेक्शन में अध्रुवित प्रकाश है। फिर हमने एक चीज लगाई जिसको बोला पोलराइजर, पोलेरॉइड, पोलेरॉइड हिंदी में भी यही है बेटा, पोलेरॉइड। ये खिड़की है कि अगर तुझे आना है, अगर इस खिड़की ने क्या कहा कि मैं सिर्फ इस दिशा का, वाई अक्ष के प्रकाश को ही आने दूंगा, बाकी को रोक दूंगा। आप अगर 3D मूवी देखने गए हो तो आपको एक चश्मा दी जाती है। हाँ, उस चश्मा को हटा लो तो आपको सभी दिशाओं में वो फोटो इधर उधर दिखने लगते हैं। जैसे ही वो लगाया 3D वाला ग्लास, मस्त एकदम मूवी दिखाई देती है 3D में, है ना। वो क्या करता है, वो 3 दिशाओं के कंपन को ही आने देता है। यानी कि जो अध्रुवित प्रकाश को जैसे पोलरॉइड पे गुजारोगे तो ये क्या आ जाएगा, ध्रुवण हो जाएगा। तो ये ध्रुवित प्रकाश मिलेगा। कौन सा? ध्रुवित प्रकाश। तो प्रकाश का ध्रुवण क्या कि जब अध्रुवित प्रकाश को पोलरॉइड से गुजारा जाता है तो हमें एक निश्चित दिशा में, निश्चित तल में प्रकाश के कंपन मिलते हैं। इसे ही प्रकाश का ध्रुवण कहते हैं। हाँ, अब हमें ये डेली लाइफ में भी देखने को मिलता है। मान लो कि एक माध्यम से ऐसे प्रकाश आ रहा था, अध्रुवित प्रकाश, ऐसे, ये 2 कंपन थे इसके पास भाई, इस दिशा में भी था और इस दिशा में भी था। ये डॉट डॉट से ऐसे बता रहा हूं। हाँ, अब हमने क्या किया, आपतन कोण का ऐसा मान लिया, आपतन कोण बढ़ाते गए तो क्या देखा कि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जा रहा था। हाँ सर, म्यू में हमने देखा कुछ पदार्थ, कुछ प्रकाश परावर्तित हो गया। हाँ, और कुछ प्रकाश अपवर्तित हो गया। हम आई के कोण को बदलते गए, हमें आई का मान ऐसा मिला जिस पर परावर्तित प्रकाश पूरी तरह से ध्रुवित हो गया। आई का ऐसा मान मिला जिसमें ये परावर्तित प्रकाश, परावर्तित, ये पूरा ध्रुवित हो गया और ये कोण बन गया बेटा 90 डिग्री का, और ये पार्शली ध्रुवित हो गया। इसका कुछ ध्रुवण हुआ। तो हमसे कहा कि भाई ये किसका नियम है? भाई ये ब्रूस्टर का नियम है। ब्रूस्टर साहब ने इस एक्सपेरिमेंट को किया, उन्होंने प्रकाश आपतित कराया। प्रकाश आपतित कराने पे उन्होंने पाया कि कुछ जो परावर्तित प्रकाश हुआ वो तो ध्रुवित हो गया पूरी तरह से, और परावर्तित और अपवर्तित प्रकाश के बीच 90 डिग्री का कोण बन गया। तो बेटा ये आई तो ये भी आई। हाँ, ये 90 माइनस आई भाई। हाँ सर। हाँ, और ये कितना, ये आई हो गया, ये 90 माइनस आई हो गया। हाँ सर। तो हमने कहा स्नेल का नियम लगा दो यार। स्नेल का नियम लगाया तो 1 साइन आई बराबर क्या, म्यू साइन 90 माइनस आई। हाँ सर। तो सर ये 10 आई पी, इसको बोला जाता है 10 आई बराबर क्या, म्यू। यही क्या है, ब्रूस्टर का नियम। और ये आई क्या है, मैंने कहा ब्रूस्टर कोण, ब्रूस्टर कोण है बेटा ये।
क्या है? ब्रूस्टर कोण। ब्रूस्टर कोण वह कोण होता है जिसमें परावर्तित प्रकाश पूरा ध्रुवित हो जाता है और परावर्तित और अपवर्तित प्रकाश के बीच कोण 90 डिग्री हो जाता है, tan थीटा बराबर म्यू। एक बार तो क्वेश्चन पूछ लिया गया कि अगर ब्रूस्टर कोण का मान 60 डिग्री हो, बताओ उस माध्यम का अपवर्तनांक क्या होगा? √3 होगा यार, tan IP बराबर म्यू। समझ गए हो? फॉर्मूला याद रखिए ना और बढ़ते हैं आगे। अब मेलस का नियम, ओहो बड़ा कमाल का है। मेलस का नियम, मेलस साहब ने कहा कि हमारे पास एक अध्रुवित प्रकाश था, ठीक है भाई। अध्रुवित प्रकाश को हमने क्या किया? एक पोलराइजर से गुजारा, पोलेरोइड से, पोलेरोइड से। हाँ, किससे गुजारा? पोलेरोइड से गुजारा। ये इसकी एक्सिस, एक्स अक्ष है, हाँ, किसकी? अध्रुवित प्रकाश था, और ये इस पोलेरोइड की अक्ष है, मतलब ये कितने कोण पे झुका हुआ था? थीटा कोण पर। तो इन्होंने क्या कहा कि जब इससे प्रकाश गुजरेगा, इसकी तीव्रता I है, इससे गुजरने के बाद, या हाँ, इससे गुजरने के बाद जो हमें मिलेगी वो मिलेगी I0 cos स्क्वायर 5/2। नहीं, 5/2 किसने बोल दिया सर? I बराबर I0 cos स्क्वायर 5। क्या बोला? I बराबर I0 cos स्क्वायर 5। बस ये याद रखना है। और बच्चा गलती क्या करता है कि जब भी ये पोलरोइड से गुजरेगा, हाँ, तो ये जो तीव्रता है I0, इसको आपको I0/2 लेना है, आधे से कम हो जाती है। जितनी बार ये पोलरोइड से गुजरेगा उतनी बार अधिकतम तीव्रता आधी हो जाएगी। कहानी क्लियर है? फॉर्मूले में नहीं लिखते हैं, पर ये याद रखना है कि जब भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाए तो आपको तीव्रता आधी करनी है। मान लो कि ये एक प्रकाश था, ऐसा जैसा भी था, इसकी तीव्रता I0 है और जो कोण है वो 45 डिग्री का है बेटा। आपसे कहा कि ध्रुवित प्रकाश की तीव्रता, तो I0/2 आपको लगाना है और cos स्क्वायर 45, तो सर ये हो गया I0/4 I डैश, जो भी मिला आपको। समझ आया?